फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे PYQ विद पंकज पे। तो चलिए हम लोग आज NCERT का ये जीव विज्ञान पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। आपका पूरा फास्ट रिवीजन हो जाएगा, तो इसको 1.5 के स्पीड में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देख लीजिए, जीव विज्ञान की शाखाएँ। पहला कह रहा है विटीकल्चर में किस चीज़ का उत्पादित किया जाता है, तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। जेरेंटोलॉजी, इसमें वृद्धावस्था या आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन करते हैं। फिर वर्मी कल्चर, इसमें केचुआ का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फिर आगे देखिए, कीटों के अगर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को मतलब एंटोमोलॉजी कहते हैं। अभी मतलब अध्ययन देख रहे हैं कि उसके बारे में अगर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, वही है पूरा। आगे देखिए, जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति या पादप जीवाश्म के अध्ययन किया जाता है इसमें। मतलब पैलियोबॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे, तो पादप जीवाश्म का। आगे देख लीजिए, विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण और तुलनात्मक अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। यानी अलग अलग संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसको एथनोलॉजी, एथनो। सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी तो सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। आगे देख लीजिए, हाइड्रोपोनिक्स, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। यानी हाइड्रोपोनिक्स में हो गया कि बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। आगे देखिए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन, तो जीवित और मृत दोनों मतलब प्रकार के जंतुओं का अध्ययन। अब यहाँ से देख लेते हैं ऊपर। हाँ देखिए, जीव विज्ञान के कुछ शाखा हैं और उनके जनक। जैसे जंतु विज्ञान के जनक कहेगा तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो लुईस पास्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन है, तो एडवर्ड जेनर। आगे देखते हैं, ऐसे जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेन हॉक देना चाहिए था, लेकिन रॉबर्ट कोच दिया हुआ। आगे देखिए, इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। वर्गीकीकरण, तो ये कैरोलस लिनियस टैक्सोनॉमी पुस्तक भी लिखे हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, तो विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डिब्रिज। कवक विज्ञान के एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के तो कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर हैं। आगे देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, ये अंतःस्राव विज्ञान के यानी इंडोक्राइनोलॉजी के जनक कहलाते हैं। फिर देखिए, अनुवांशिकी के अध्ययन को जनक को क्या कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक है वो TH मॉर्गन है। भारतीय पुरातात्विक पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो बिरबल सहनी है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है, तो पॉल बर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम हेनरी हार्वे हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के कौन है, तो भारतीय कह रहा है इसीलिए आयंगर हैं, OP आयंगर, और नहीं तो शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी के हेनरी हार्वे। आगे देखिए, भारतीय परिस्थितिकी कहेगा तो रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म दर्शिकी के एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। और जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी के जनक एंडरसन हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे है कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का ही शाखा है। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। यानी अगर जीव विज्ञान का कहे या जंतु विज्ञान का कहे, दोनों के जनक अरस्तु हैं। खाली वनस्पति विज्ञान जो होता है इसके जनक होते हैं कौन, तो थियोफ्रेस्टस। आगे चलिए, कवक और उच्चतर पादप के जड़ों के बीच जो कार्यात्मक सहचर्य होता है उसको माइकोराइजा, कवक मूल कहते हैं। उनके बीच में जो पाया जाता है सहचर्य वो कवक मूल, माइकोराइजा। यीस्ट और मशरूम, ये फफूंद के उदाहरण हैं। कपास में सेलुलोज पाया जाता है। लाइकेन, ये कवक और शैवाल से बनता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्लोरोफिल का निर्माण मैग्नीशियम मतलब क्लोरोफिल बनने में मैग्नीशियम तत्व महत्वपूर्ण होता है। आपको हम पूरा मतलब अपने तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। पूरा पढ़ने की ज़्यादा ध्यान आप मेरे आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम बोल रहे हैं वो याद हो जाएगा।
अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करेंगे? तो वातक तंत्र द्वारा। कुनैन जो है ये आवर्तबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है और ये मलेरिया रोग के उपचार के लिए है कुनैन, और सिनकोना के पेड़ से मिलता है जो छाल से निकालते हैं। सेब में कौन लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। सर्प के जो विष ग्रंथि है उसमें कशेरुकी प्राणियों का जो लार ग्रंथि होता है ना वह उसी के समान है। जैसे सांप में हो गया विष ग्रंथि और कशेरुकी जो भी मतलब प्राणी है, जैसे हम लोग भी हैं, तो हम लोग में जैसे लार ग्रंथि है तो सांप में विष ग्रंथि होता है, ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, निपेथिन्स खसियाना, ये पौधा मेघालय में आपको मिलेगा। चट्टान पर जो पौधा उगता है मतलब पादप जो उगेगा उसको सैलोदभित कहते हैं। पीचर प्लांट ये कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आएगा और इसके पत्तियों के पर्ण को घड़े में रूपांतरित हो जाता है। कीटभक्षी पादप का घड़ा की तरह बना लेगा और उसमें जब कीट बैठता है तो उसको फिर अपना अथी से लपेट लेता है। आंत में जल का संग्रहण कौन करता है? तो ऊँट करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लीची के फल को एक बीज पत्री मतलब बेरी में रखा गया है। हल्दी के जो तना है, हल्दी तना से प्राप्त होता है और उसका खाने वाला हल्दी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो प्रकंद। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? ब्लू व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने मतलब जीवन अवकाल में वाणिज्यिक तंतु कॉमर्शियल फाइबर जो बनता है वो किससे उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में उत्पन्न करता है ये। आगे देखिए, गर्म रुधिर वाले जो या समतापी जो जंतु होते हैं उनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली है, सी हॉर्स नहीं है, ये मछली का उदाहरण है। स्तनपायी जो अंडे देता है एक्डिना। जानने की इच्छा प्रकट करना या गूढ़ चिंतन या मनन करना, ये वानरों के गुण से मनुष्य को अलग करता है। हम लोग में देखिए हर जीव से हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम में जानने की इच्छा आती है या गूढ़ चिंतन या उसका मनन करते हैं, इसलिए मतलब हम हर जीव से अलग हैं और वानर से भी अलग है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सील जो है वो स्तनपायी में आता है। कॉर्क ये क्वेर्कस के पेड़ से प्राप्त होता है। डॉल्फिन ये स्तनपायी है। अफीम मॉर्फिन ये पोस्ता के पौधा या अधपका फल से प्राप्त होता है। गन्ना के रोपड़ किस भाग में? तो तना। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन के गंध जो है वो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरूदभिद कहते हैं। जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जैसे मेढक। आगे देख लीजिए, एपीफाइट्स यानी अधिपादप किसको कहेंगे? अधिपादप जो है वो अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारा के लिए। कुछ पौधे जो है अधिपादप में उदाहरण में आता है तो वो यांत्रिक सहारा के लिए किसी पौधा पे उत्तरदायी होता है। टीक और माइट ये मकड़ी वंश से संबंधित है। जुगनू का जो चमक है वो उसमें ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण होता है। सन हेम्प जो रेशा है ये फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है रेशा। लेग हीमोग्लोबिन जो है ये लेग्यूम मूल ग्रंथि में मिलेगा आपको। डार्विन के पुस्तक था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये कब लिखा गया था? 1859 ईस्वी में। जैव विकास के पक्ष में जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है तो वो जीवाश्म से मिलता है। जैव विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैल्मन-डोर, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, सैल्मन-डोर धीरे धीरे विकास हुआ तो अजगर बना, अजगर से धीरे धीरे फिर कंगारू बना, ये बोल रहा है। इवोल्यूशन उसी को बोलते हैं। सरीसृप ये कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग में कंकाल नहीं होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश ये हो गया परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र, याद रखिएगा। ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन में कॉकरोच है या फिर सिल्वर फिश है तो आप लगा सकते हैं। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित होता है? तो प्लासेंटा द्वारा। आगे देख लीजिए, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी है। पैलिएंटोलॉजी इसमें जीवाश्म का अध्ययन करते हैं।
सबसे बड़ा और तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, तो ये शुतुरमुर्ग है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला हैलोफाइट कहलाता है। एंटमीबा, अरे यार, एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी, ये मानव के आंत में मिलेगा। लिग्निन नामक पदार्थ ये जाइलम उत्तक पर जमा रहता है, याद रखिएगा। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन ये कोशिका के 5 प्रावस्था में बनते हैं। आगे देखिए, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। वह जीव जिसका महत्व डूबने से मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, तो डाइटम नाम के एक जीव है। अगर कोई डूबने से अगर मृत्यु होता है किसी का, तो उसका पता लगा सकते हैं। पपीते का पीला रंग कैरिकेजेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी, तो तना से। किस शैवाल से आयोडीन, तो लैमिनारिया नामक शैवाल से, जो भूरा शैवाल है इससे आप आयोडीन मिलता है। वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है। अधिक नमक वाले या अचार वाले जीवाणु जीवित काहे रह जाते हैं, क्योंकि वो जीव द्रव्य उसका जो है वो कुंचित होकर मर जाता है, इसीलिए जीवित रह जाता है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन। तालाब और कुआं में किस जंतु को छोड़ देंगे कि ताकि फिर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिल जाए? गैम्बूसिया नाम के वो मछली होता है जो मच्छरों को खाता है, याद रखिएगा। बिस्फेनॉल ए क्या है, तो खाद्य संवेष्टन सामग्री है ये। विकास के प्रयोग के लिए, मतलब खाद्य संवेष्टन सामग्री, कोई खाने वाला पदार्थ को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए बिस्फेनॉल ए। मिट्टी के प्रयोग के बिना अगर खनिज युक्त सहायता से पौधा उगाते हैं तो उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। एंटीबायोटिक्स मुख्यतः बैक्टीरिया से मिलते हैं। यीस्ट कोशिका में कौन सा एंजाइम, तो जाइमेज, याद रखिएगा। यीस्ट कोशिका में जाइमेज एंजाइम होता है। आगे देखते हैं, जब एक ही जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ के लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इसी को बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। क्यूनिन किसके छाल से, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। मेंडल वंशागति के नियमों को प्रतिपादित किया था किस पौधा पर, तो गार्डन पी यानी मटर पर किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो 1822 से 1884, इसको आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। सूखा सहिष्णुता, ये एब्सिविक अम्ल को कहेंगे, इससे संबंधित हार्मोन यही है। किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होगा एंजाइम, तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो है सक्रिय होता है। आगे देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखिए, सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश, मोलस्का, ये सब प्रमुख जीव, मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। सीप भी, घोंघा भी, स्क्विड भी, कौड़ी भी, ऑक्टोपस भी, कटलफिश भी, ये सब। आगे देखिए, ये हम लोग देखेंगे अब सेल चैप्टर है। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी जो बनता है उस मतलब उत्पन्न करने वाले जो पद का नाम है तो ये क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र में ज़्यादा एटीपी बनता है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ का बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। आगे देखिए, किस अंग में लसिका कोशिका पाया जाता है, तो प्लीहा में। लिंग गुणसूत्र किस में नहीं मिलेगा, तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। जंतु कोशिका, ये कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता है। सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा वो पादप कोशिका में। आगे देखते हैं, पीट पिंड, ये अंडाशय में पाया जाता है। आगे देखिए, परक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एप्टोसिस कहते हैं। केंद्रक के अलावे कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहेंगे। आगे देख लीजिए, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में। जन्म हो गया उसके बाद विभाजन नहीं होता है तंत्रिका कोशिका में। कौन सा भाग पादप जो है, कौन सा भाग पादप और जंतु दोनों में रहेगा, तो कोशिका झिल्ली भी दोनों में है, कोशिका द्रव्य दोनों में है, केंद्रक दोनों में है। हाइपरलासिया का अर्थ क्या होता है, कोशिका के आकार में वृद्धि करना।
जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जेड जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज कौन किया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द टेमिन और बाल्टीमोर ने किया है। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई को प्रभाव को छुपाता है तो इसी को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। यहाँ से देख लीजिए। हाँ चलिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है? तो ये कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायता करता है? तो राइबोसोम से प्रोटीन संश्लेषण होता है। मानव शरीर में गुणसूत्र कै गो है? तो 46 गो है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना की घटना है? तो कैल्शियम से बनता है। पौधा का जो कोशिका भित्ति बनता है ना, सेल वॉल, तो वो कैल्शियम से बनता है। आगे देख लीजिए। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को मानते हैं। हरित लवक जो है ये कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। द्विनामपत्ति के जन्मदाता लिनियस हैं। दो कोशिकाओं के बीच आवागमन किसके माध्यम से? तो जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से। फिर पोटेशियम, ये मतलब किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? ये जो स्टोमाटा खुलता है पौधा में और बंद होता है तो ये पोटेशियम के कारण होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, गोल्गी काय को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा देते हैं, यानी कोशिकांग को मतलब आने जाने का ये अनुमति देता है। प्लाज्मा झिल्ली ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यानी रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। कोशिका भित्ति ये पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो ये माइकोप्लाज्मा ग्लैसिपेलेटिकम है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है ना, उस सबसे बड़ा कोशिका में आता है। सबसे छोटी कोशिका तो ये सेरिबेलम के ग्रैन्यूल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ये अंडाणु है, याद रखिएगा। मानव शरीर में अगर आपको बोल रहा है तो ये अंडाणु केवल स्त्रियों में मिलता है, लेकिन अंडाणु पुरुष में थोड़ी रहेगा। पुरुष अंडाणु को ही करेगा अंडाणु कैसे आएगा इसमें? स्त्री में यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु है। सबसे बड़ी पादप कोशिका तो कार्लोप टैक्सीफिलिया, पादप कोशिका सबसे बड़ा। आगे देखते हैं पोषण। अब देख लीजिए न्यूट्रिशन में मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन के कारण। अगर प्रोटीन आप में कमी रहेगा तो आपका शारीरिक विकास बहुत धीमे धीमे होगा। विटामिन ए ये दूध का स्रोत है। प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुरता में किस में? मूंगफली में, इसलिए मूंगफली खाना चाहिए। मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब मतलब अच्छा चीज़ है, प्रोटीन मिलता है, उससे शरीर का वृद्धि होगा। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा जो है शरीर के ऊष्मा को ह्रास होने के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। यानी शरीर के अंदर ऊष्मा जो है उसका मतलब ह्रास होने के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है, बाहर नहीं निकलने देता है ऊष्मा को। चमड़ी के नीचे होता है वसा, जम जाता है। और देखता है ना, कहता है कि मोटा हो गए तो फैट्स बिल्कुल पकड़ा जाता है हाथ में, एकदम मोटा चर्बी की तरह, तो वो फैट्स ही होता है, वसा होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण तो ये प्रोटीन तत्व से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहेंगे? तो विटामिन डी को। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पचाने में सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला ये प्रोटीन का जो है कम से कम 45 ग्राम खाना चाहिए। 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एक सामान्य अगर काम कर रही है महिला उसको। और अगर स्तनपान करवाने वाली माँ है तो उसको प्रतिदिन कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी किसी लेडीज़ का बेबी है तो उसको मतलब 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो स्तनपान कराती है। आगे देखिए लार ये मतलब स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। अलसी या तीसी ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल मतलब मिलेगा इसमें। तीसी के तेल बोलते हैं ना या अलसी का, तो उसमें ये मिल जाएगा। फिर आगे देखिए मानव शरीर के जो पाचन क्रिया है वो अधिकांश छोटी आंत में जाके पचता है। हम लोग जो भी खाते हैं तो सबसे ज़्यादा पचता कहाँ जा कर के है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों मानते हैं?
क्योंकि असंतृप्त वसाम्ल के कारण। मांस से अच्छा है मछली खाना, क्योंकि उसमें असंतृप्त वसाम्ल मिलता है। दूध और बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो मतलब दूध किस कारण, किस बैक्टीरिया से, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है, वो दूध को खराब कर देता है, फिर दही बना देता है। और कहाँ, आगे देखिए। फास्फोरस जो है वो शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के संतुलन को बनाए रखता है। फास्फोरस हमारा शरीर में मतलब अम्लीय या क्षारीयता, ये फास्फोरस दर्शाता है, याद रखिएगा। पालक के पत्तों को किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लोहा का। कौन सी एंजाइम दुग्ध प्रोटीन पचाने में सहायक होता है, रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ में 80% कोची होता है, प्रोटीन होता है। पपीता में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी है, याद रखिएगा। पपीता खाना चाहिए, और वो भी पका हुआ, लेडीज को ज़्यादा। आगे देखिए। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम, पोटेशियम भी तत्व भी रहता है। हाँ, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में। अल्फा किरेटिन एगो प्रोटीन है, तो ये कहाँ मिलेगा शरीर में, त्वचा में मिलेगा। गेहूं और रोटी बनाने में ग्लूटेन मतलब पदार्थ है जो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गाय के दूध कैरोटीन जो है उसके कारण हल्का पीला रंग होता है, कैरोटीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग कहेगा तो केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा, तो संतरा में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरण। हमारा शरीर में विटामिन डी और विटामिन B3 है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, तो विटामिन डी भी शरीर में बन जाता है, और कुछ सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है, और विटामिन B3 भी। फिर देखिए, विटामिनों के में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में। हाँ, अगर आपको स्वप्न आ रहा है और वो आपको याद भी रहता है, तो ये विटामिन B6 के कारण, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं भाई साहब। सब्जियों में मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है, तो विटामिन्स मिलता है। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तो ऊर्जा नहीं मिलता है भैया, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। बासमती चावल के दाने जो है वो पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एमाइलेज की उपस्थिति होता है, इसलिए। दूध में कौन सा सैकराइड रहता है, तो लैक्टोज रहता है। किस विटामिन से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी से होता है। हेपेटाइटिस रोग जो है वो किसको प्रभावित करने के लिए, तो यकृत को। विटामिन के जो है वो किसके संश्लेषण में सहायता करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन। आगे देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। यानी पौधा में अगर संचयन होता है भोजन तो वो स्टार्च के रूप में, और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन क्या है, तो ये अकार्बनिक मतलब आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए ये है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले आप बताइए कि विटामिन का खोज किसने किया, तो कैसिमिर फंक ने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कब किया था, कि विटामिन का खोज कब हुआ था। विटामिन ए से संपन्न जो खाद्य पदार्थ है वो कॉड, लीवर, यकृत तेल है, शकरकंद है, गाजर है, पालक है, ये विटामिन ए मिलेगा इस सब में। पालक खाइए, गाजर खाइए, शकरकंद खाइए, कॉड, लीवर, तेल खाइए। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया, त्वचा संबंधी रोग, ये सब। विटामिन B12 ये साइनोकोबैल्मिन कह सकते हैं रासायनिक नाम। खट्टा फल में कौन सा विटामिन, सी। घाव को भरने में विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग, तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। थायमिन ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। जल में घुलनशील विटामिन, तो BC है। और वसा में घुलनशील कौन कौन है से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखना क्या है इसमें, देखिए BC हो गया जल में, तो मतलब अब जो भी बचा ADE, K ये सब हो जाएगा वसा में। हाँ, लेकिन विटामिन B का जितना प्रकार है B2, B3 सब जल में घुलेगा।
फिर देखिए पेलाग्रा और स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन, पेलाग्रा रोग होता है B3 के कारण और स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कारण। विटामिन D का रासायनिक नाम बता दीजिए आप। तो ये कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी किसकी कमी से होता है? रिकेट्स की कम, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता। शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के मतलब जनन क्षमता कम होता है तो एस्कॉर्बिक एसिड। संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। अनाज के छिलके मुख्यतः कौन सा विटामिन? तो B1। भोजन के रेशा का महत्व, तो भोजन के रेशों की अधिकता पाचन की क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर होने की संभावनाएं कम हो जाती है, याद रखिएगा। यानी रेशा युक्त भोजन में मतलब ग्लूकोज कम रहता है इसलिए आंत में ट्यूमर बनने की संभावना कम रहता है। अब यहाँ से देखते हैं, हाँ अब कैल्शियम खाते हैं तो क्या होता है, या फिर फास्फोरस से हमारे शरीर में क्या होता है वो देखिए। कैल्शियम से देखिए दांत और अस्थि की रचना होगा, रुधिर ब्लड क्लॉटिंग अच्छा होगा, और फिर तंत्रिका और पेशियों का कार्य होता है। फास्फोरस से दांत हड्डी बनेगा, अम्ल क्षार संतुलन फास्फोरस से होता है, ATP DNA सब। गंधक से ये अनेक अमीनो अम्ल, कुछ हार्मोन्स, विटामिन का घटक भी है। अब पोटेशियम देखिए, हाँ पोटेशियम ये अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन से जठर रस अम्ल क्षार संतुलन, सोडियम से अम्ल क्षार संतुलन और जन संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम ये ग्लाइकोलाइसिस, ATP पर आश्रित अन्य उपापचयी एंजाइमों की सह कोफैक्टर है। लोहा देखिए किसमें, लोहा मतलब लौह मिलेगा शरीर को, कोची खाएंगे तब, तो ये केला और खजूर खाने से। पोटेशियम ये पालक खाइए तब पोटेशियम मिलेगा। आयोडीन ये आयोडीन युक्त नमक खाइए नमक खाइए। ये कैल्शियम तो दूध और अंडा से। किडनी में पथरी ये मैग्नीशियम उसको बनने से रोकता है। होता है ना कि किडनी में पथरी हो जाता है तो मैग्नीशियम उसको नहीं बनने देता है। मैग्नीशियम की कमी नहीं होना चाहिए शरीर में तो बढ़िया रहेगा। फिर देखिए स्कर्वी रोग किसके उपचार में काम आएगा? स्कर्वी रोग के उपचार में तो ये आंवला। एक संतुलित आहार में कौन कौन सा पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए? तो आधा प्रोटीन होना चाहिए, जो भी आप खा रहे हैं उसमें आधा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 25% वसा होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट उसमें रहना चाहिए, याद रखिएगा। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा में। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन डी। विटामिन ए, हाँ ए, याद रखिएगा, मतलब रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। विटामिन डी अनुपस्थित रहेगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विटामिन के काम कौन सी है। विटामिन ए के तो इसका पहले नाम देख लीजिए, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, के को फिलोक्विनोन बोलते हैं। अब इसका स्रोत है विटामिन ए कौची खाएंगे तो ई सब खाएंगे तो मिलेगा। फिर देख लिया डी भी, मक्खन यकृत मछली ये सब देख लीजिएगा पाउज करके। विटामिन ई तेल अंडा ये सब खाएंगे, और के में ये सब खाना होगा। हाँ देख लीजिए कमी से होने वाला रोग कौची है से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया और त्वचा के कोसा में विकास रुक जाएगा। डी से सूखा रोग हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। और ई से जनन क्षमता में कमी आ जाएगा या एपिथेलियम कमज़ोर हो जाएगा। और विटामिन के से चोट पर रक्त थक्का नहीं बनेगा। सोचिए अब मान लिया आपका हाथ कट गया तो रक्त का थक्का बनवे नहीं करेगा, जमवे नहीं करेगा, खून बहते रहेगा। तो ये विटामिन के की कमी से होता है, याद रखिएगा। अब जल में घुलनशील देखिए, जल में घुलनशील विटामिन में B1 हो गया तो B1 से बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन, इससे किलोसिस रोग होता है। B3 निकोटीनिक अम्ल, इससे पेलाग्रा रोग होता है। B5 पेंटाथिनिक अम्ल, इससे चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम, ये सब होता है। B6 पायरिडॉक्सिन, इससे रक्त छीनता, चर्म रोग और पेंसी ऐंठन ये सब है। B7 ये बायोटीन, ये चर्म रोगों पर बालों का झड़ना। B9 ये फॉलिक अम्ल होता है, ये रक्त छीनता और वृद्धों में मतलब वृद्धि में रक्त छीनता,
वृद्धि में कमी, वो मतलब विकास भी नहीं होगा। B12 साइनोकोबैलमिन, ये तंत्रिका तंत्र का विकार और रक्तहीनता भी। विटामिन C, ये स्कर्वी और मसूड़ा में सूजन, खून आ जाएगा ये सब। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना, ये सब हो गया। अब हम लोग देखेंगे पादपों की आकार की। पादप में किससे मतलब जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? बिना प्रकाश के। अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा श्वेत में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी विसरण क्रिया, विसरण जो है केशिका क्रिया रुक गया, कह रहा है ना कि स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाएगा। कब? विसरण केशिका क्रिया द्वारा। जीवाणु द्वारा नाइट्रेट वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। एब्सिविक अम्ल और इथाइलिन ये वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। पुष्पित पौधों के बीज जो है वो भ्रूण खाद्य संग्रह या आवरण से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये क्लोरोप्लास्ट में मतलब होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधा में कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केचुआ या जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, क्योंकि उसमें परासरण प्रघात होता है, इसीलिए डिप्लास्मोसिसिव होता है। इसीलिए कौन सी फसल मिट्टी के अलावा नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर। मिट्टी को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देती है। पौधों के विकास में कौन आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक और जैव उर्वरक हैं। औषधीय भारतीय चिकित्सक किसको कहते हैं? तो आंवला के पौधा को कहते हैं। अफीम के पौधा ये फूल भाग से मतलब किससे प्राप्त होता है? अफीम कहाँ से? पौधा के फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहेंगे? तो प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। भूमि की उर्वरता भूमि की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ी का एकांतरण? तो टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण किसके सूचक हैं? लाइकेन के। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं होता है, वो उसका पुष्पोद्भिद जो है, ओवेरी जो है वो मतलब नहीं होता उसमें। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो चूस्कांग से करते हैं। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में होती है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान और जौ ये तंतुमय जड़ें पाई जाती है। रेशेदार जड़ तंत्र ये एक बीजपत्री में पाया जाएगा, रेशेदार वाला। और तंतुमय जड़ मिल जाएगा आपको गेहूं में, धान में और जौ में। मरूदभिद पौधा ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। एकेसिया पौधा जो है वो मरूदभिद पौधा ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में। पुष्प के सहायक अंग कौन है? तो दलपुंज और बाह्यदल पुंज। लहसुन के कोची खाते हैं? लहसुन और प्याज के घन कंद खाते हैं। हल्दी का देख लीजिए, केला और अदरक मतलब हल्दी, केला, अदरक ये सब स्तंभ कंद खाते हैं। अरबी और जिमी कंद का सल्क कंद खाते हैं। आलू का प्रकंद खाते हैं। अब आगे देखते हैं। हार्मोन्स विकर एंजाइम्स मतलब एंजाइम से भिन्न है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से अलग होता है। फिर देखिए प्याज किसका रूप है? तो प्याज भी तना का रूप है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से अलग है, क्योंकि O2 का निष्कासन नहीं होता है। हाँ, उसमें O2 नहीं निकलता है, प्रकाश संश्लेषण से निकलता है, उसमें नहीं निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विजिबल लाइट में होती है, केवल मतलब दृश्य प्रकाश में। आगे देखते हैं कंकाल तंत्र। अब देखिए मानव में कैसा होता है। मनुष्य मतलब देख लीजिए,
मानव भ्रूण का जो हृदय स्पंदन है ये विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में होता है। यानी गर्भवती जो होती हैं महिलाएं तो उसके चौथा पाँचवां सप्ताह में मानव भ्रूण जो बनता है एम्ब्रायो, उसमें हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। हृदय स्पंदन होना 4 से 5 सप्ताह, याद रखिएगा, यानी 35 डेज, यानी 1 महीना से 35 दिन के बीच में उसमें हृदय धड़कन आ जाता है भ्रूण में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि? 29 गो। प्रतिवर्ती क्रिया कशेरुक रज्जु मतलब नियंत्रण केंद्र है उसका। वयस्क मानव में कितनी हड्डी? 206 हड्डी। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, काहे कि वो मृत कोशिका के द्रव द्वारा बनल है, ये मरा हुआ कोशिका है। नाखून में आप बताइएगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग तो इनामिल है, जिसको दंत वल्क बोलते हैं। शल्क क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का काम क्या है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान का है, इसका नाम स्टेपीज है। सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जांघ का। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। मानव शरीर में पसली कितना जोड़ा पाया जाएगा? तो 12 जोड़ी। मानव शरीर में डिंब वाहिनी नलिका में शुक्राणु जो है वो डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव में जल का प्रतिशत कितना? 65%। अस्थि और दंत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी जबड़ा के। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन कौन करता है? तो ओल्व करता है। मानव के जीवन कंकाल में कितनी बार? 2 बार विकसित होता है। 20 गो दांत ऐसन है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं भाई साहब चलिए, मानव के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 है। अस्थि में मतलब टोटल पूछता है ना तो 29 गो है, लेकिन 28 गो हड्डी, एगो हॉइड नामक भी हड्डी होता है अस्थि में। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा, सबसे बड़ी गुहा तो कोलम या स्प्लैंकिक गुहा हो जाएगा। त्वचा पर चोट लगने पर के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला द्वारा। कंडरा जो है वो पेशी के अस्थि को जोड़ती है। स्नायु ये अस्थि को जोड़ती है, याद रखिएगा। अल्ली यानी ली से लिगामेंट, यहाँ देख लीजिए, अस्थि से अस्थि, हाँ हड्डी खाली, लिगामेंट को स्नायु कहते हैं। स्नायु और कंडरा एक कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ने वाला नहीं है जी, संयोजी है। फिर आगे स्तनियों की अस्थि और उपास्थि कैसे अलग है? तो हर्वेसियन नलिकाओं के कारण। स्तनियों में अस्थि और उपास्थि अलग होता है। हर्वेसियन नलिका एगो में पाया जाता है, एगो में नहीं। अस्थि का मैट्रिक्स जो है वो ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट के कारण कठोर बनता है। कौन लसिका में किन रुधिराणु की उपस्थिति होती है? लसिका में आरबीसी नहीं होता है, बात इतनी है। देखिए, तो मतलब त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर में तो केराटिन प्रोटीन, हम पूछे भी थे कि नाखून में कौन सा प्रोटीन, तो नाखून में केराटिन प्रोटीन होता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। अस्थियों का निर्माण किस ऊतक से? संयोजी ऊतक से होता है। शिशु में कुल अस्थि कैगो? कुल हड्डी 300। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक हड्डी? तो हाथ में। किस प्रकार के संधि द्वारा खोपड़ी की अस्थियां? तो अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण तो अल्ना या ह्यूमरस। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 हड्डी, इस्चियम, इलियम और प्यूबिस, याद रखिएगा। अब श्वसन तंत्र हम लोग देख लीजिए कि हम लोग में सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना लेते हैं, कितना छोड़ते हैं तो इसको देखिए, श्वसन में बाहरी निकली मतलब बाहर जो निकालते हैं तो CO2 की मात्रा 4% निकालते हैं। कीट अच्छा लेते कितना है? इसमें पूरा तो दिया नहीं होगा, चलिए आपको बता देते हैं। हम लोग 78% नाइट्रोजन है वायु में और उतने लेते हैं उतने निकाल देते हैं, नाइट्रोजन के कुछ घट बढ़ नहीं। CO2 देखिए मात्र 0.03% हम लोग लेते हैं, लेकिन निकालते हैं 4%। ये कहने से निकलता है तो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग 21%, लेकिन निकलता है 17%, तो वही 3.5-4% इसमें CO2 बन के निकलता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, शीत निद्रा के दौरान मेढक
केवल त्वचा से। मेढक अगर सूतल है न तो ओकर त्वचा से शासन ले लेता है, सोच लीजिए। मेढक त्वचा से भी सांस लेता है। यातायात पुलिस, इस शराब जो है पीले है कोई तो उसको जांच कैसे करेगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल से करेगा पुलिस वन। ब्रीथिंग जो होता है उसमें बाहर कितना निकलता है, देखिए 17% निकला है। ऑक्सीजन लिए थे हम लोग कितना, 21%। यही 4% फिर जाके उन्हें कन्वर्ट होकर के CO2 ज़्यादा निकलता है। आगे देख लीजिए, श्वसन के रुधिर में O2 का अवशोषण करता है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण RBC करता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है, तो लैक्टिक अम्ल में। यानी अवायवीय श्वसन रहेगा तो ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बनेगा, और यही वायवीय श्वसन रहता तो उसमें बनता है ये कुछ ही बोलते हैं यार, हाँ पायरुविक अम्ल शायद बनता है यार। आगे देख लीजिए, अब हम लोग कहाँ हैं, यहाँ। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग बंद होता है, तो ये एप्लॉन्गटिस किस अंग द्वारा, हाँ मतलब भोजन कर रहे हैं, मुँहवा से सांस भी ले लेते हैं और मुँहे से खा भी लेते हैं, तो ये कैसे संभव है। सांस लेते हैं तो वो कन्हू और जाता है और खाते हैं तो वो कन्हू और जाता है, तो एप्लॉन्गटिस है, वही अंग बंद करता है, उसी अंग द्वारा बंद होता है श्वसन मार्ग। फेफड़ा में गैस का आदान प्रदान रुधिर से। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में, माइट्रोकार्डिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में, तो कोशिका द्रव्य माइट्रोकॉन्ड्रिया में। आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ऑक्सी और अनॉक्सी को सामान्य, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा का संचय होगा वो ATP अणु में होगा। पहाड़ों पर रहने वाले RBC की संख्या अधिक होती है, पहाड़ पर वायु कम संघनित होते हैं इसलिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद, तो CO2 और पारुविक अम्ल है। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। मानव में श्वास दर जो है प्रति दर मिनट कितना होता है, 12 से 15 बार होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में ग्लूकोज कोचिन बन जाएगा पायरुविक अम्ल में। ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम कहाँ मिलेगा, तो कोशिका द्रव में मिलता है। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल करके ऊतक द्रव में हो जाती है, तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ा में कोशिकाओं में गैस विनिमय किस प्रकार से, तो संक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। आगे देख लीजिए, मानव में जो श्वसन केंद्र है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ पोन्स में है। फेफड़ा के ऊपर आवरण किस चीज़ का बना होता है, प्लूरल कला का। सबसे ज़्यादा CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु कितने ATP में निर्माण करते हैं, तो 24 ATP अणु का निर्माण करते हैं क्रेब्स चक्र में। ग्लाइकोलाइसिस के चरण जो होते हैं उसमें कितने अणु ATP अणु का शुद्ध लाभ होता है, तो 2 गो का। किण्वन अथवा अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज कौन किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। फर्मेंटेशन के यीस्ट में खोजा था इसको, या अनॉक्सी श्वसन की खोज। फेफड़ा और अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। फेफड़ा तक मनो जो अशुद्ध रक्त जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा, तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो गैनोंग श्वसन से करते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति जो है वो हृदय धड़कने में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। पाचन तंत्र अब देख लीजिए, लार किसके पाचन तंत्र में सहायक होता है, स्टार्च में। वसा के पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के बाद क्या प्राप्त होगा, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। कौन सा पाचक छोटी आंत से स्रावित होता है, तो सेक्रेटिन नामक हार्मोन छोटी आंत से निकलता है, और सेक्रेटिन शायद पहला हार्मोन है जो पहचाना गया था, याद रखिएगा। पित्त का रस संचयन पित्ताशय में, पित्त का निर्माण यकृत में, और वसा वसीय अम्लों को तोड़ करके पाचन का सहायता करता है। वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है ये पित्ताशय, पित्त। आगे देखिए,
किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन? तो आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है अमाशय की भित्ति से, गैस्ट्रिन। लार के टाइलिन एंजाइम, ये हल्का अम्लीय माध्यम क्रियाशील होता है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहता है? क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र, आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय जो है वो, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में जब स्टोमैच में होता है अमाशय, तो उसमें जब पेट में जाता है तो मतलब जीवाणु भी चल जाता है, तो उसको कौन ख़त्म करता है? HCl अम्ल। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूपी परिकोशिका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है? बड़ी आंत में। आगे देखिए, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। लार का pH मान 6.8 है। पीलिया से कौन सा अंग? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। कॉड मछली जो होता है उसके यकृत तेल में कौन सा विटामिन? विटामिन ए। लैंगरहैंस की द्वीपिका, इसमें अग्नाशय उपस्थित होता है, अग्नाशय में उपस्थित होता है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का विस्रावन होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथि किस अंग में? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण संग्रहण? फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में कौन सा पदार्थ जो है वो रक्त में जमने से रोकता है? हिपैरिन। याद रखिएगा, मतलब हिपैरिन ऐसा है ना, एगो फाइब्रोनोजन होता है, एगो हिपैरिन होता है। तो शरीर के अंदर कौन नहीं जमने देता है? अब जैसे हमने शरीर में खून दौड़ रहा है तो अंदर काहे नहीं जम जा रहा है? तो हिपैरिन के कारण। अब काटेगा तो जम जाएगा, फाइब्रोनोजन के कारण। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर? तो किडनी पर पड़ता है। हाँ, लंबा समय तक अगर आप भूखल हैं, नहीं खाए हैं, तो समझिए किडनी पर जोर पड़ता है। मानव का पाचन कौन सा जो अधिकांश भाग संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत अवशोषण के लिए है। 6 महीना के शिशु में दांत निकलना शुरू हो जाता है, मानव शिशु में 6 महीना के बाद। किस अंग के द्वारा मतलब रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? किडनी करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु? जस्ता धातु। आगे देख लीजिए, मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है, याद रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र अब देख लीजिए, हाँ, एक्सक्रेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें देखिए यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। हम लोग के शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में। एल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन मतलब निराविशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यकृत। एल्कोहल हम लोग पी लेते हैं, कभी सोचे हैं वो हानिकारक प्रभाव काहे नहीं कर पाता है? लीवर है सही से, लीवर नहीं रहता तो शराब पिए से टपक जाता है। मनुष्य में कौन सा शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को? तो डायलिसिस प्रक्रिया। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक? तो ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी एल्डोस्टेरोन जिसको बोलते हैं। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जन होता है? तो 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र को प्रोत्साहित करती है? हाँ, डायूरेटिक। अगर आपको पेशाब नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि पेशाब ज़्यादा होवे, तो इसके लिए डायूरेटिक खाइए आप, औषधि है। आगे देखते हैं, विल्स रोग। तो विल्स रोग ये किडनी में होता है, याद रखिएगा। हर हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ द्वारा। हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन कोशिका गुच्छ से होता है। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क है, मतलब जिससे उत्सर्जन होता है। अमीबा में त्वचा या रिक्तिका है। केंचुआ में उत्सर्जिकाएं हैं। झींगा मछली में हरित ग्रंथि है। फीता कृमि में फ्लेम कोशिका है। ऑर्थोपोडा में मैलपीघी नलिका है। और सिलेंटेट्रा में त्वचा से होता है या मुख से, याद रखिएगा। वृक्क में जो पथरी है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है।
किडनी में जो कहता है ना कि पथरी हो गई है, तो यूरिक अम्ल के कारण हो गया है या कैल्शियम ऑक्जेलेट है और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बना है। किडनी के कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नाखून में कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। किडनी के काम न करने पर यूरिया में यूरिया काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ता है, इसको यूरीमिया कहते हैं। आगे देखिए, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन होता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन से होता है। किडनी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना? तो 1 से 1.2 लीटर पर मीटर। किडनी में ऊपर नीचे दौड़ जाता है खून, सोच लीजिए। आगे देखते हैं, मीटर नहीं मिनट होगा यहाँ पर ही। अच्छा, वृक्क नलिकाओं को दुरस्थ, नहीं मीटर ठीक है, प्रवाह पूछ रहा है। 1 से 1.5 मीटर दूरी में 1 से 1.5 लीटर ऐसे कुछ होगा। वृक्क नलिकाओं में दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनर्रोशन होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी जिससे मूत्र के साथ रक्त आता है हीमोटूरिया कहलाता है। मूत्र के साथ अगर पेशाब के साथ में अगर आपका खून आ रहा है तो समझिए आपको हीमोटूरिया है। किडनी के चारों ओर जो झिल्ली है वो तो हाँ, किडनी के चारों ओर झिल्ली दोनों में अलग अलग है। एगो होता है कि फेफड़ा के चारों ओर झिल्ली, तो वो प्लूरल झिल्ली है, और किडनी के चारों ओर झिल्ली है तो ये पेरिटोनियम झिल्ली है। शरीर में संपूर्ण रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न होने पर यूरियोटेलिक हो जाता है, याद रखिएगा। केचुआ से हमेशा उत्सर्जी के रूप में अमोनिया निकलता है, लेकिन जल अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर यूरिया निकाल देगा वो यूरियोटेलिक हो जाता है। कशेरुक जंतु में उत्सर्जी अंग आप देख लीजिए किडनी, तो ये इसका काम है कि रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया इस सब का उत्सर्जन करना। फेफड़ा तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है फेफड़ा। फिर यकृत नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता है। आंत ये कैल्शियम में धातु के लवण आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। अब जलीय प्राणी में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। जलीय प्राणी कोई है तो उसमें नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग बता दीजिए, गठिया रोग का क्या कारण है? तो खून में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट और क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाना। हाँ, खून में जो यूरिक एसिड है या सोडियम यूरेट है या फिर उसके क्रिस्टल जो हैं वो जोड़ा होता है शरीर में, जोड़ा है, वहाँ पे जा कर के जोड़ों नहीं बोलते हैं जोड़ों वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। हिंदी में एकदम ठेठ में लिखता है यार, जोड़ों आगे देखिए, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन ये पेरिस्टालसिस कहलाता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन करता है? तो एडीएच और एलिडोस्टेरोन। अब यहाँ देख लीजिए, डाययूरेसिस की स्थिति जो है वो ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ा देता है डाययूरेसिस में। अब हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र, यानी हर पेज में टॉपिक चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। अब तंत्रिका तंत्र देख रहे हैं। तंत्रिका तंत्र देखिए तो इसमें है कि मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो मेडुला ऑब्लोंगटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग से रिलेटेड है? तो ललाट से रिलेटेड है। मोटर स्किल याद रखिएगा, ललाट आगे फ्रंटेबल लोब। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रोम्बेंसीफिलोन। ऐसे देना चाहिए था, मस्तिष्क का सेरेब्रम होना चाहिए था। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी कहते हैं। कम नींद आने के लिए चिकित्सा शब्दावली किया जाता है इंसोमिया या स्लीपलेसनेस बोलते हैं उसको। अनिद्रा नामक बीमारी हो गया तो समझिए आप कम सोते हैं। मस्तिष्क में कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक। औसतन सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 kg होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण या समन्वय स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क के भार 1.36 kg 1400 ग्राम देता है यार, ऐसे ही देले 1350 ग्राम ये भी देले है। ये सेरेब्रल पाल्सी
ये हो गया मस्तिष्क का संबंधी विकार है, ये जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी एगो बीमारी है मस्तिष्क का। अच्छा, तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले हाइड्रा में हुआ था। तंत्रिका तंत्र सबसे पहले हाइड्रा। मानव में कपालीय तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी है। मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी है। मानव शरीर में भूख और तृप्ति जो होता है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। कहते हैं ना हम लोग के भूख लग गया तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो मतलब बताता है। अब देख लीजिए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया नामक बीमारी ये मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा डिसलेक्सिया। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना है और मतलब मस्तिष्क और मस्तिष्क के आवेग भेजना, यही काम है इसका। उत्तेजना को आया तो उसको प्राप्त करना और मस्तिष्क मस्तिष्क को इम्पल्स भेज देना। अब इन्हें से कोई पीछे से सुई भोग दिया तो वो तंत्रिका तंत्र वाला ने उत्तेजना हुआ और फिर जाके मस्तिष्क को तुरंत वहाँ इम्पल्स भेज दिया। प्रतिवर्ती क्रिया खोज कौन किया था? तो मार्शल हॉल किया था। अब ऊपर देखते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद आहार नाल की तरंगति और इसकी दीवारों की ग्रंथियां का स्रावन का उत्तेजन किसके द्वारा? परानुकंपी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना है, रोक देना चाहिए। बुलिमिया बीमारी है, खाते जाओ ये कोई सिस्टम है? ऐसा बीमारी होता है भी, याद रखिएगा। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, 6 रोटी खाओ ज़्यादा। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो ये हाइपोथैलेमस। एपीथैलेमस ये पीनियल ग्रंथि और हैब्यूला से बनता है। ये सब देखिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक इसलिए कर देते हैं कि ताकि हमको भी याद हो जाए। हम भी अभी मतलब पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। अब देखिए मानव शरीर में कौन सा अल्जाइमर रोग? तो मस्तिष्क। मांसपेशियों की रेशों में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता है। मनुष्य में मस्तिष्क में 3 भाग सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम, या फिर पीछे वाला मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग ये एक्सॉन होता है, यानी तंत्रिकाक्ष होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण? तो मैलिन नाम के। सुई चुभ होने पर किस अंग का पीड़ा अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क। याद रखिएगा, सुई चुभोएंगे तो मस्तिष्क में पीड़ा होता है? नहीं होता है। सुई चुभोइएगा तो ये नहीं गड़ेगा जी, मस्तिष्क में पीड़ा होना चाहिए ये किस में अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के बाद किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। जन्म से पहले चाहे जय बार हो जाए, बाद में नहीं होगा। सीटी स्कैन तो इस शरीर में कोई असामान्यता है तो उसके लिए देखा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में अगर कुछ पता लगाना हो तो उसमें ये। ऑटो एनालाइजर तो ये जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर ये हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरेब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन स्थल को सिनेप्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र में। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? तो O। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। ऐसे याद रखिएगा, 7.4 देता है। बूढ़ा व्यक्ति के ब्लड प्रेशर हाई होता है भैया, इसीलिए उन लोग से ज़्यादा उज्जल नहीं कीजिएगा। उन लोग बेचारा वृद्ध हो गया है तो हाई हो जाता है। रक्त समूह का खोज करता तो ये कार्ल लैंडस्टीनर है। RH फैक्टर को किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग जो है वो किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, किंतु इसीलिए उनको सार्वभौमिक प्राप्त करता है। अब जैसे A नाम का एंटीजन होता है, B नाम का एंटीजन होता है, तो AB रक्त में दोनों एंटीजन है तो वो केरो से भी ले लेगा, कोई भी आके उसको खून दे सकते हो AB वाला के। आगे देखिए श्वेत रुक्त कनिका इस शरीर के प्रतिरक्षा का कार्य करता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता? तो कैल्शियम का। RBC ये प्लीहा में नष्ट होता है जाकर के। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 mm/Hg।
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। एक पिता का रक्त वर्ग अगर ए है और माता का ओ है तो संतान में ए या ओ हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण बनता है? तो लिम्फोसाइट के कारण। रुधिर प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी बनता है तो वो लिम्फोसाइट के कारण बनता है। आगे देखिए, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को क्या कहते हैं? तो गोल्डन आवर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है शरीर में खून का दाब। सोच लीजिए, तब है ना अंदर हम लोग से अथी है, खून अच्छा है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिका WBC जो है उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो जाएगा। WBC अगर बढ़ गया तो भैया इंसुलिन नामक हार्मोन का मेन काम रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अब आपको डॉक्टर जांच करेगा और ग्लूकोज का स्तर बताएगा, आपको पत्ते नहीं चलेगा कि वो कौची में बता रहा है भैया, वो मिलीग्राम यानी इतना खून प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में बता रहा है, इसलिए पढ़ लीजिए। आगे देखिए, रक्त का थक्का बनने के दौरान अभिक्रिया जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिलेगा तो थ्रोम्बिन बनता है। और थ्रोम्बिन फाइब्रोनेजन के साथ मिलता है तो फाइब्रिन बनता है। अब फाइब्रिन खून के साथ मिल जाता है तो थक्का जम जाता है। इतना सा तो प्रक्रिया है यार। आगे देखिए, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ एंजाइम उत्तरदायी होता है? जैसे जैविक प्रक्रिया को तेज करने में आगे चलते हैं। अरे यार ऐसे हाँ, अब देखिए, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है एंटीजन जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। हृदय के रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी तो ये कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, हृदय धमनियाँ। RBC में कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। स्टार्च में जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनेगा? एमाइलेज एंजाइम बनेगा। स्टार्च में जल अपघटन होने से हाँ एमाइलेज बनता है, ये बात याद रखिएगा, पूछेगा। स्टार्च वाला ना कहाँ था भैया? अरे यहाँ था। चलिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हाँ, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बनता है कैसे? और फाइब्रिन फिर रुधिर के साथ मिलता है तो जम जाता है, तो ये थ्रोम्बिन के कारण। हृदय के धड़कन नियंत्रण तो ये सोडियम, हृदय का जो धड़कन कंट्रोल हो रहा है 72 बार धड़क रहा है, 100 बार धड़के लगते हैं तब वो सोडियम के कारण होता है। अगर एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक, एक हृदय गति या धड़कन की आवृत्ति में लगभग कितना सेकेंड? एगो में पूछ रहा है। अब सोचिए 72 बार धड़कता है और 60 सेकेंड है तो भागा दीजिएगा तो 0.8 आएगा, 8 सेकेंड में एक बार। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। आगे चलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि हो गया। ई वाला गुण नहीं देखे थे ना कि हृदय के और भी लिखा नहीं, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला रुधिर दाब कहलाता है। मतलब हार्ट संकुचन हो रहा है और उससे धमनी के दीवार पर जो जोड़ पड़ता है ना उसी को रुधिर दाब कहते हैं, और यही जोर ज़्यादा पड़ गया तो हार्ट अटैक आ जाता है। आगे देखिए क्या है। हाँ, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में RBC की संख्या में क्या होगा? तो बढ़ जाएगा RBC, ऊंचा पर जाइएगा तो। एनीमिया रोग ये किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण? तो ये फॉलिक एसिड की कमी के कारण। सबसे लंबा सिरा मानव में तो ये पैर में है, ग्रेट सैफनिस सिरा। सिरा पूछ रहा है, याद रखिएगा, यानी जरा में खून दौड़ता है तो वो सिरा पूछ रहा है, पहली बार मिल रहा है इसमें। ग्रेट सैफनिस सिरा पैर में है, सबसे लंबा सिरा पैर में है। ब्लड कैंसर ये जब श्वेत रक्त कण की संख्या 12,000 प्रति सीसी हो जाएगा तब ब्लड कैंसर। रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं का पौधों का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी तो ये महाधमनी है। किस अंग को मानव का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। रक्तचाप दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए, हृदय है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है? हृदय, महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं, कोशिकाएं अंग ऐसे। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा, अब आप मान ले कोई भी कोलेस्ट्रॉल चेक कराया और अगर उसका 150 से 260 mg के बीच में है
प्रति 100 ml में, तब तो समझिए बढ़िया है। 150 से कम है तो समझिए कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, या 260 से ज़्यादा है तो मतलब 150 से 250 के बीच में रखिए ना यार, क्या टेंशन लेना, उतना दिमाग खराब करते रहिए। चलिए, AB रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही क्यों मानेंगे? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। AB में एंटीबॉडी कहाँ से आएगा, जबकि हम बता चुके हैं कि A नाम के एंटीजन होता है और B नाम के एंटीजन होता है। अब ओकर खून ही AB है तो एक मतलब उसका एंटीजन दोनों आ है पहले से, तो एंटीजन है तो एंटीबॉडी करने से आएगा, दोनों दुश्मन ने है जी। एंटीजन का दुश्मन है एंटीबॉडी और एंटीबॉडी का दुश्मन है एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब मान लीजिए केरो रक्त समूह O है तो ओकरा में दोनों एंटीबॉडी रहेगा, वहाँ A भी पहुँचल है और B भी पहुँचल रहेगा। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के बनल रहता है, दोनों एंटीबॉडी मिल जाएगा उसमें। सिकल सेल एनीमिया तो ये किसकी विकृति से, तो RBC के विकृति के कारण होता है। रक्त परिसंचरण संबंधी अंग हृदय, ये रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। खून को पूरा शरीर में कौन ले जाएगा, हृदय द्वारा। धमनी, ये रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। और सिरा, ये रक्त को शरीर से हृदय तक के ले जाता है। नहीं समझे नहीं, धमनी जो है न हृदय से लेता है और शरीर के हर पार्ट में पहुंचाता है, यानी हृदय से। और सिरा जो है इस शरीर से लेता है और हृदय में ले जाके देता है सिरा। आगे देखिए, कोशिका, ये धमनी और सिरा के रक्त का सम्मिलन है, दोनों जहाँ मिलता है धमनी सिरा उसको कोशिका कहते हैं। अब देखिए, रेसरपिन नामक औषधि जो है ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, रेसरपिन औषधि कि ताकि इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, बुढ़वन के खिला दो वो कनिक ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का उत्पादन भी करती है। अब हम लोग चलेंगे भाई साहब यहाँ से, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ, तो ये रक्त प्लाज्मा का क्या काम है, तो हल्का पीला का रंग का ये तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। एल्बुमिन, ये ओस्मोटिक दाब को स्थापित करता है, एल्बुमिन। ग्लोबुलिन, इस संक्रामक रोग से रक्षा करता है। फाइब्रोनोजेन, ये रक्त का स्कंदन करता है। याद रखिए, समझ गए ना, एल्बुमिन ओस्मोटिक दाब स्थापित करेगा, ग्लोबुलिन संक्रामक रोग की रक्षा करेगा, और प्लाज्मा तो हल्का पीला रंग के तरल पदार्थ। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा, तो प्लाज्मा। हाँ, यदि दो जनक हैं, एक का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों में संभावित तो A मिलेगा, B मिलेगा, AB मिलेगा। O तो हो ये नहीं सकता है, काहे कि AB है उसमें, इसलिए। दोगों में से किसी का अगर AB है तब वो, दोनों जनक का रुधिर वर्ग AB है, वो दोनों के AB है तब। स्वस्थ मनुष्य के प्लेटलेट्स में सामान्यतः कितना होना चाहिए, तो 2 लाख है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ, 2 लाख से ज़्यादा, यानी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके शरीर में 2 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए कम से कम। आगे देखिए, एक वयस्क मनुष्य जो है तो उसमें रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन कितना चाहिए, हीमोग्लोबिन 14.5 ग्राम। याद रखिए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन, ये तीनों एंजाइम पाचन में सहायक होता है। अब माता पिता में देखिए, अब जैसे एगो मैया ओ है, पिताजी ओ है, तो कौन बच्चा जन्म लेगा से देख लीजिए। जैसे एगो में O है, एगो में O है, तो पक्का है कि OA आएगा। AB या B, ये तीनों तो आ ही नहीं सकता है। O और A है तो O और A हो सकता है बच्चा, BAB तो हो नहीं सकता है। O और B है तो OB हो सकता है, लेकिन AB और A तो होगा नहीं, काहे कि रम नहीं है यार, A और A शब्द है, ये नहीं है तो कहने से आएगा। अब देखिए, O है एगो के AB है, तो AB केरो साथ मिलेगा तो A और B बनेगा, फिर O नहीं आ सकता है और AB भी नहीं होगा। O और AB अगर है तो खाली A या B हो सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, A और A है तो A तो होना फिक्स है, और साथ साथ में O भी हो सकता है, A और O, लेकिन B A B नहीं होगा। अगर A या B है, एगो के A है एगो के B है, तो चारों हो सकता है कि A भी निकल जाए, B भी निकल जाए, O भी और AB भी, लेकिन असंभावित इसमें कोई है ये नहीं है। अगर एगो A है और एगो AB है तो A हो सकता है, काहे कि इसमें था,
बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, याद रखिएगा। और ओ तो बिल्कुल नहीं होगा। अब फिर वैसे देख लीजिए, बी और बी है, जैसे यहाँ ए और ए था न, तो कैसे हुआ था ए और ओ, तो वैसे यहाँ बी और बी है तो बी होगा और ओ होगा, लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। अब बी और ए बी है तो ए बी और ए बी तीनों होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। ए बी और ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। अब आगे चलिए, कहाँ चलते हैं। आप लोगों को ठीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मस्ती में पढ़ा रहे हैं यार, कि ताकि आप लोग भी बोरिंग ना होइए। आगे देखिए, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु है वो 100 से 200 दिन होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंशन, निम्न ब्लड प्रेशर है तो हाइपो माने निम्न। देखिए HYPO रहल करेगा तो समझिए कम वाला को दर्शाता है। हाइपर यानी HYPER रहेगा तो समझिए ज़्यादा। हीमोफीलिया, ये आघात से रक्तस्राव होता है। अरक्तता, हीमोग्लोबिन के कमी होना अरक्तता हो गया। अब आगे कहाँ है यार, हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, उन्हें धमनी कहते हैं। हाँ, हृदय के जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है उसको शरीर के विभिन्न अंग में, यानी हृदय से अब शरीर में जा रहा है तो धमनी। अब हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन। इसमें देखिए अंतःस्रावी हार्मोन, ग्रंथि और हार्मोन में दुग्ध निष्कासन जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। यानी मनुष्य में जो स्तन ग्रंथि से जो दूध निकलता है तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसका मतलब है। और ये ऑक्सीटोसिन निकलता कहाँ से है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। माँ और शिशु के बीच में जो गले लगना या चूमना, अपने बच्चे को जो प्यार करती है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण मतलब प्रेरित होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में पराव2 यानी पैराथायरॉयड से स्रावित होने वाली पराव2 हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को विनियमित करता है, याद रखिएगा। यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसका काम क्या है? तो कैल्शियम के और फॉस्फेट के मात्रा को नियंत्रित करना। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित रहता है? तो थायरॉक्सिन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? तो अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्त का जमा पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन TSH है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से एड्रेनलिन को जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संचित रहता है, याद रखिएगा। शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी हीन होती है यानी डक्टलेस? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगा देते हैं, याद रखिए। आप लोग सुने होंगे कि मतलब पशु जो है, गाय दूध चुरा लेती है या फिर कहता है कि अंदर सोख लेती है, ऐसे करती है। तो मतलब अधिकतर जो पशुपालक होते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसका सुई लगा देते हैं, तो वो सारा उसके मतलब थन में आ जाती है दूध। आगे देखिए, मनुष्य में मधुमेह रोग किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन तो सिक्रेटिन हार्मोन है, जो अग्नाशय को पाचक रस निकालने के लिए प्रेरित करता है। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि से हम लोग जो वृद्धि करते हैं वो लंबाई वाला भी। आगे देख लीजिए, यहाँ ये कुछ है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहेंगे? तो कार्यात्मक रोग कहेंगे। हार्मोन की अगर कमी बढ़ी से होता है तब कार्यात्मक रोग। आगे देखिए, मानव हार्मोन और उसकी भूमिका, जैसे सोमैटोस्टेटिन है तो ये वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है। सोमैटोस्टेटिन, याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन तो ये प्रसव के समय जो है गर्भाशय के फैलाव और संकुचन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन और मतलब या पिटोसिन स्तन ग्रंथि के दूध स्रावन के लिए भी प्रेरित करता है। ये दोनों काम है, दोनों एक ही है, ऑक्सीटोसिन कहिए या पिटोसिन कहिए। अब मेलाटोनिन हार्मोन, यह सोने जागने की चक्र को नियंत्रित करता है,
यानी हम लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो इस चक्र को मेलाटोनिन हार्मोन। एड्रिनलिन तो ये हृदय स्पंदन, रुधिर दाब, श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है एड्रिनलिन। एस्ट्रोजन हार्मोन तो ये शरीर में सहायक प्रजनन अंगों के वृद्धि और विकास के लिए, स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास के लिए एस्ट्रोजन है। दूसरा लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी आना, बाल आना, महिलाओं में हेयर्स जो है वो उग जाता है, वो हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो ये गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन, और गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है प्रोजेस्टेरोन, और गर्भाशय के भ्रूण का जो अधिरोपण होता है उसको तैयार करता ही। आगे देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि विकास करता है, और पुरुष का भी द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करना यही है टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुष में दाढ़ी या बाल, और एस्ट्रोजन जो था ना ये मतलब महिला में जो दूसरा लैंगिक लक्षण उन लोग में जो होता है यंग होने के बाद वो सब होता है। अब यहाँ देख लीजिए रेनिन, तो रेनिन ये एल्डोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, और प्लाज्मा प्रोटीन यानी एंजियोटेंसिनेजन में तोड़ता है, मतलब एंजियोटेंसिनोजेन को एंटीसेजन में तोड़ता है। हृदय के स्पंदन को भी मतलब बढ़ती करता है। मेनली रूप से ये है न कि दूध में एगो प्रोटीन रहता है कैक्सीन, उसको भी नियंत्रित करता है। अच्छा ये देख लीजिए एक एड्रिनलिन नामक हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग, तो डायूरेसिस हार्मोन होता है, रोग होता है। स्तन गर्भधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन से दूध मतलब स्रावित होता है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ मिलेगा, तो ये कान के नीचे मिलेगा पैरोटिड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड है। थाइमस ग्रंथि ये इससे निकलने वाला जो है थाइमोसिन हार्मोन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोनोजन मतलब दिया जाता है, गोली दिया जाता है एस्ट्रोनोजन का कि गर्भ निरोधक मतलब गर्भ धारण ना हो। पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में पाई जाती है। अंतः और बाह्य दोनों स्राव का है, तो अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा का रंग प्रदान करता है, मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता, तो थायराइड ग्रंथि। अब हम लोग यहाँ पहले देख लीजिए उसके बाद ग्रंथि और हार्मोन। जैसे आग्नाशय से कौन सा ग्रंथि निकलता है, तो ग्लूकागॉन निकलता है और इंसुलिन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपक हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क एड्रिनल से कॉर्टिसोल हार्मोन, और वृक्क से किडनी से विटामिन डी। किडनी से विटामिन डी निकलता है यार, चलिए देख लीजिए। मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकालने मतलब नवजात शिशु का जो स्तन ग्रंथि से निकले जो पहला स्राव है उसको अगर पिलाते हैं तो उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है, तो यह शिशु के रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। याद रखिए ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर कोई महिला है या पुरुष भी है तो पत्नी अगर जो पहला मतलब बच्चे जब जन्म देती है तो उसको पहला जो है वो स्राव पिलाना चाहिए, स्तन ग्रंथि का पहला स्तनपान कराना चाहिए कि ताकि उसको मतलब पहला बार जब दूध निकलता है तो वो रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है और वो मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप बाज़ार में से कितना भी दूध पिला दीजिए वो सही नहीं है। स्तन ग्रंथि से जो वो उसकी रक्षा के लिए है, प्रतिरोधक शक्ति उसको देगा, इसलिए पिलाना चाहिए। आगे चलिए, इंसुलिन में कौन सी धातु, तो जस्ता धातु मौजूद होता है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन फॉस्फेट या कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो परावटु ग्रंथि। परावटु मतलब पैराथायराइड। आगे चलते हैं, हार्मोन शरीर के उपापचय जो है, हार्मोन का काम क्या है, तो उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल, लवण की मात्रा, ये सब को नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित करता है। यकृत और मांसपेशी में कौन ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है, तो ये रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। अब यहाँ था कि मुख्य ग्रंथियाँ, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, तो हार्डेरियन ग्रंथि इन नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है, आँख में मतलब चिकनाई। यूट्रिकुलर ग्रंथि ये कॉकरोच और कीट के मादा जनन ग्रंथियों का मतलब ये है यूट्रिकुलर।
कॉकरोच और कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ हैं। आंत ग्रंथि तो ये कशेरुकी प्राणी में मिल जाएगा। श्लेष्म ग्रंथि ये मेढक के त्वचा में म्यूकस का स्राव करने के लिए श्लेष्म ग्रंथि मेढक में। यूट्रिकुलर ग्रंथि काकरोच में और कीट में, मादा जननांग में। ब्रूनर्स ग्रंथि, ब्रूनर्स ही कशेरुकी प्राणी के ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोटेस्टेट ग्रंथि ये स्तनी या केचुआ के नर जननांग में सहायक ग्रंथि है। काउपर ग्रंथि ये स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। वाइटेलाइन ग्रंथि ये प्लैटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाया जाता है। वाइटेलाइन। फीमोरल ग्रंथि इस सरीसृप में मिलेगा। सब याद रखिएगा कौन किस में मिलेगा से। सरीसृप हो गया, सरीसृप में फीमोरल ग्रंथि। वसा ग्रंथि तो ये स्तनियों के त्वचा में। श्वेत ग्रंथि ये भी स्तनियों के त्वचा या पसीने का ग्रंथि है। स्वेमेर्डन ग्रंथि तो ये मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होता है। स्तन ग्रंथि तो ये स्तनियों में दूध का स्राव करने के लिए है, मैमरी ग्लैंड। सेरोमिनस ग्रंथि तो ये स्तनियों के कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव होना। सेरोमिनस ये कहते हैं ना कि कान बहता है, तो वो मतलब सेरोमिनस ग्रंथि से निकलता है। लैक्राइमल ग्रंथि इन नेत्र में रहता है, आँख में, जिससे आंसू निकलता है जी। डीप ग्रंथि तो ये संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियाँ जो म्यूकस का मतलब स्रावित करती है, डीप ग्रंथि। अब हम लोग देखते हैं कि हाशिमाटो रोग एक दिया हुआ है। ये शरीर के मतलब थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं इसको। हाशिमाटो रोग में थायराइड ग्रंथि को ख़त्म कर देने का रोग होता है। पूछेगा हाशिमाटो रोग किस चीज़ से है? थायराइड ग्रंथि से है। उसको ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको थायराइड की आत्महत्या भी कहेंगे। अब हम लोग रोग उपचार में चलते हैं। अब जैसे पानी से भय नामक बीमारी हो गया तो वायरस के कारण। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो झिल्ली में सूजन आ गया तो मेनिंजाइटिस के कारण। शिशुओं में अतिसार रोग ये रोटा वायरस के कारण, यानी डायरिया बच्चन में रोटा वायरस के कारण, डायरिया रोटा वायरस के कारण। वातमोद्दाद यानी वातोत्माद हिस्टीरिया ये रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है, यानी जो यंग लेडी है, जो मतलब अभी जवान है, उनको वातोत्माद हिस्टीरिया रोग होता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में? तो रेटिना में। आँख में प्रकाश तरंगे जो है दृष्टिपटल स्थान पर मतलब स्नायु उद्योग में परिवर्तित होता है। रेटिना में स्नायु जो है उद्वेगों में परिवर्तित हो जाता है। सिलिकोसिस रोग ये फेफड़ा में होता है। सिलिकोसिस रोग फेफड़ा में होता है, याद रखिएगा भाई साहब। आगे देखिए, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ये नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थेरिया को रोक लगाने के लिए दिया जाता है। कहते हैं ना ट्रिपल वैक्सीन, 3 रोग, ट्रिपल माने 3 रोग, कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थेरिया। इसको नाम पूछेगा तो DPT। आगे देख लीजिए, मलेरिया रोग किस जीव के कारण? तो प्रोटोजोआ के कारण। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण? तो साल्मोनेला बैसिलाई के कारण। मम्प्स, वेजीर, रेबीज या फिर हर्पीज तो ये सब होता है वायरस के कारण। जल में किसकी अधिकता से? इटाई तो कैडमियम के कारण। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग तो ये मानसिक जड़ता से होता है, फेनिल कीटोन्यूरिया। पोटेशियम अल्पता तो ये निम्न रक्तचाप से होता है। मलेरिया ये प्लीहा को प्रभावित करता है। कम ब्लड प्रेशर मतलब पोटेशियम कमी हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम जाएगा। मानसिक जड़ता से है फेनिल कीटोन्यूरिया। अब आगे देखिए, अनुवांशिक रोग एगो है लिंग संलग्न तो ये रॉयल हीमोफीलिया को बोलते हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए P. वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। अब आगे देख लीजिए, ये पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए भाई साहब, डेंगू बुखार होने पर मानव में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है वो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 मतलब रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो किडनी के प्रभावित होने की संभावना है, याद रखिएगा। मूत्र में अगर पेशाब में एल्बुमिन आ रहा है तब किडनी कुछ खराब हुआ है। साल्क टीका ये पोलियो से रिलेटेड है। एथलीट फुट ये फफूंद से संबंधित है।
एगो होता है एथलीट फुट एंड माउथ, वो हो गया वायरस से। मनुष्य में शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो सोडियम, ये मतलब रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से बेरी बेरी रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर वाहक हो जाता है इसके में। हानिकारक विकिरण से मनुष्य के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम और आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है। MRI पूर्ण रूप तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, इमेजिंग। BMD परीक्षण किसके पहचान के लिए, तो अस्थि रंध्रता के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। जिंका वायरस ये मच्छर है तो एंडीज मच्छर। जिंका वायरस का वाहक कौन है, जिंका वायरस को फैलाने में, तो ये एंडीज मच्छर है। मधुमेह रोग के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन, जो इंसुलिन का आविष्कार FG बैटिंग ने किया था। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा बहने वाली जो मतलब होने वाली बीमारी है एफाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े को प्रभावित करती है। कहाँ चला गया भैया, इसमें नहीं, हाँ अभी इसमें देख लिए। अब यहाँ देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। पोलियो का टीका को खोज सबसे पहले जॉन सी साल्क ने किया था 1952 में। पोलियो एक वायरस जनित रोग है, वायरस में जो दूषित भोजन या जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचानेंगे, तो EEG से, EEG। और अगर रहेगा ECG तो ये हृदय से संबंधित है, ई वाला जो है मस्तिष्क से है। सामान्य जुकाम ये राइनो वायरस के द्वारा होता है। एनोस्मिया रोग जो है वो सूंघने की शक्ति की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगर मतलब सूंघने की शक्ति आप में नहीं है, अगर कुछ गंध हो रहा है और आप नहीं सूंघ पा रहे हैं तो एस्नोमिया रोग हो गया है, एनोस्मिया रोग हो गया है। सल्फा दवाई ये जीवाणु जनित बैक्टीरिया जो होता है उस बीमारियों के लिए दिया जाता है। सल्फा दवाई बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी के लिए। DPT वैक्सीन तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। हृदय का धड़कन किसके द्वारा, पोटेशियम से। हृदय का धड़कन पोटेशियम से नियंत्रित कर सकते हैं। जीवाणु जनित रोग तो हैजा देखिए किससे होता है, कौन जीवाणु से, तो विब्रियो कोलेरी जीवाणु से। डिप्थीरिया ये कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेराई से। 90 में देखिए होगा, हैजा में तो नहीं था, विब्रियो कोलेरी याद कर लीजिए। डिप्थीरियम डिप्थेरियाई है। क्षय रोग ये ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो ये हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कोढ़ तो ये मैक्टोबैक्टीरियम लेप्रोसी से, लेप्रोसी। टिटनस तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से। टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफोसा से। प्लेग तो पास्चुरेला पेस्टिस से। काली खांसी तो बारडीटेला परट्यूसिस से। फिर न्यूमोनिया तो डिप्लोकोकल न्यूमोनी से। गोनेरिया तो निसेरिया गोनेराही से। सिफिलिस तो ट्रैपेनोमा पैलेडियम से। सुजाक तो मोनोकोकस गोनेरियाही से, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। निमोनिया देख लिए, गोनेरिया देख लिए, सिफिलिस देख लिए, सब बैक्टीरिया से था, सब जितना पढ़े हैं इसे। सुजाक, सिफिलिस, गोनेरिया, निमोनिया, काली खांसी, प्लेग, टाइफाइड। आगे देखिए यहाँ से अब एमिनो सैलिसिलिक एसिड ये प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए है। एमिनो सैलिसिलिक एसिड होता है ना, एमिनो सैलिसिलिक एसिड, तो ये TB में भी और यक्ष्मा या कुष्ठ रोग में भी, दोनों में। चूहे के काटने से प्लेग रोग। आबिंदुकता नामक रोग जो होता है आँख में होता है। निद्रा रोग ये स्लीपिंग सिकनेस तो ये ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया ये गोल कृमि के कारण होता है। HIV ये एड्स के कारण। डाउन सिंड्रोम तो ये मतलब कौन अनुवांशिक गुणसूत्रों की संख्या के परिवर्तन के कारण। एड्स जो HIV है ये इसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स संक्षिप्त रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस ये HTLV की खोज रॉबर्ट गेलो ने किया था। HTLV-3 का खोज। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा जीडोवुडीन है, जीडोवुडीन। इसको एजिडोथाइमिडान कहते हैं, थाइमिडोन। जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक वायरस के कारण वायरस से फैलती है जापानी इंसेफ्लाइटिस। सुअर को मानव में रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है।
याद रखिए, जहाँ पे आदमी रहता है वहाँ सूअर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो होगा जापानी इंसेफ्लाइटिस होगा। आगे देखते हैं, HTLV तो रॉबर्ट गेलो, कुछ नया रहता है यार। एड्स के उपचार के लिए जिडोवुडीन या एजिडोवुडीन याद रखिएगा, एड्स नहीं हो जाए। आगे देखिए, यहाँ एलिसा, तो एलिसा परीक्षण एड्स के जांच के लिए था। थैलीसीमिया, तो ये हीमोग्लोबिन शरीर के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलीसीमिया के रोगी शरीर में हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उसमें केवल X रहता है। वर्णांता से ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस से मतलब पुरुष ज़्यादा प्रभावित होते हैं, महिला कम, काहे कि महिला में केवल X ने है। एड्स, छोटी माता और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। एफ्लाटॉक्सिन, ये विषाक्तन का यकृत मनोप्रभावित होता है एफ्लाटॉक्सिन से। रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं, रोग विज्ञान। अब यहाँ देख लीजिए भाई साहब, ब्राइट्स रोग, ये किडनी प्रभावित होता है ब्राइट्स रोग से। चलिए आगे, इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण किया जाता है, कैंसर के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकोसिस रोग, ये फेफड़ा से है। मक्का में सफ़ेद कली रोग, ये जस्ता की कमी से होता है। सफ़ेद कीट रोग, तो ये सरसों में होता है भाई साहब। पायरीला लगने वाला कीट जो है ये गन्ना में, केतारी में पायरीला लगता है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग, ये सफ़ेद मक्खी के कारण। भिंडी में सफ़ेद मक्खी जो है बैठता है और उसमें पीत वर्ण सिरा नाम के फैला देगा। अब केतारी में पायरीला जो है वो कीट है। सफ़ेद कीट सरसों में था और सफ़ेद मक्खी था एरा में, भिंडी में। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या है कि वायरस से नहीं हो रहा है, खसरा बैक्टीरिया से हो रहा है कि एंटीबायोटिक दोगे। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग हेपेटाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन ना, हेपेटाइटिस EB ने इसे सुने हैं, वो वाला, हाँ। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन। रानीखेत रोग, ये मुर्गी में होता है। गेहूं में होने वाला 2 कवक से बनाइए, तो अस्मट रोग भी गेहूं में कवक से, और काला कीट भी। धान का टुंगरो वायरस किसके कारण, तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा, लीफ हॉपर द्वारा। बर्ड फ्लू H2 इको बर्ड फ्लू H2N2 H5N1 है, हाँ। बर्ड फ्लू H5N1, एगो स्वाइन फ्लू होता है तो वो H1N5 होता है, H1N5, हाँ। अब बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, बर्ड फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। ब्लैक हार्ट रोग आलू में, तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारक है। ऑक्सीजन कमी होगा ना आलू पौधा में तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाएगा। अब पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग देख लीजिए, पशु में मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला, जैसे कॉक्सीडियोसिस, ये रक्तस्रावी या आंत्रशोथ या खूनी पेचिश, ये सब है। बेबेसिएसिस, ये तीव्र ज्वर या रक्त अल्पता है बेबेसिएसिस रोग में। थिलोरियोसिस, ये तीव्र ज्वर बाहरी लसिका ग्रंथि में सूजन, सब। एनाप्ला, अरे यार प्लाज्मोसिस है, और में एना शब्द लगल है, एनाप्लाज्मोसिस, ये हो गया लाल रक्त कणों का विकास के लिए। ये सब रोग है यार, बताइए, ऐसा रोग है, प्रोटोजोआ वाला है, वो भी पशु में होता है तो थोड़ा अजीब तो लगेगा। ट्रिपैनोसोमियासिस, ये ज्वर और रक्त में होता है, लक्षण है ज्वर या रक्त। ट्राइकोनोमोनियासिस, ये गर्भपात और बंध्यता के लिए, हाँ। रोग के सब लक्षण है, ऐसा अगर हो रहा है तो समझिए ई वाला रोग हो ले। अब आगे चलते हैं, यहाँ वायरस से होने वाला रोग देखिए, ये ठीक है। छोटी माता वायरस से होता है मनुष्य में, तो ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। खसरा, ये मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण। रेबीज वायरस के कारण। चेचक, वेरियोला, दोनों में फर्क देखिएगा, यहाँ वेरिसेला, यहाँ ओला ओला वायरस, चेचक। जननांग हर्पीज वायरस। एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस। इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस, मिक्सो इन्फ्लुएंजा है, याद रखिए। गलासुआ, मम्प्स वायरस। और जेनेटाइल हर्पीज, सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस द्वारा।
अब BCG देख लीजिए, तो BCG का टीका जो है वो शिशु को कब, जन्म के तुरंत बाद लगाते हैं। यकृत शोथ रोग कैसा रोग है, तो वायरस जनित रोग है। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहते हैं, तो वेक्ट कहते हैं। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, इसको ब्लड को प्रभावित करता है। ग्लाउकोमा यह नेत्र को रोग है, नेत्र वाला। अब पोलियोमाइलेट्स वायरस के कारण होता है। रक्त में RH क्या है, तो प्रतिजन है, एंटीजन है। कोरोना वायरस या कोविड-19, कोरोना वायरस एक वायरस का बहुत बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं। सामान्य जुकाम से लेकर मर्स एवं सार्स तक हो सकते हैं, याद रखिए। सामान्य जुकाम में मर्स होता है यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स में सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आगे चलिए, बीटा कोशिका ये कोशिकाओं के बाहर आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका ये कोशिकाओं को, संक्रमित कोशिका को नष्ट करेगा टी, और बाहर के कोशिका को नष्ट करेगा बीटा कोशिका। अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में कुछ लिखा हुआ है जी, देख लीजिए। वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था और अगले ही कुछ दिनों में ये महामारी यानी पैंडमिक का रूप ले लिया। WHO की वेबसाइट पर 22 जून 2020 के आंकड़ों के अनुसार 216 देश में 87 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो गए हैं और लगभग 46 लाख लोग की मृत्यु हो गया है। ये बात है। कोविड-19 के लक्षण क्या है, तो बुखार, सूखी खांसी, थकान, कम सामान्य लक्षण अगर थोड़ा कम है कोविड-19 तब सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गला में खराश, स्वाद सूंघने की क्षमता, डायरिया और कंजक्टिवाइटिस भी, ये सब है। अब उपचार देखिए कैसे होगा, ये कोविड-19 के बता रहे हैं आपको। ये देखिए, कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि, दवा, टीका नहीं बन पाया है। इससे बचाव के लिए मतलब बचाव करके यानी प्रिकॉशन करके, मतलब संक्रमण से हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों से परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो जाता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 80% व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देश से ठीक पालन कीजिएगा तो संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमण व्यक्ति को स्वास्थ्य की स्थिति, कंडीशन, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उनके आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं, याद रखिएगा। आयु वर्ग देखा जाता था, अगर आप ज़्यादा बूढ़ा हैं तो टपकियो जा रहा था आगे देख लेते हैं, याद रहे इसीलिए बोल देते हैं भैया। अब आइए, कोविड-19 से बचाव के उपाय। एक जीव एक दूसरे से पर्याप्त दूरी के लिए लगभग 6 फीट होना चाहिए, ये बचाव का नियम है, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। फिर घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक ढक कर के मास्क, फेस कवर, गमछा लगा के चलिए। किसी भी संभावित या संक्रमित वस्तु या व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धो लीजिए। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। सरकार और प्रशासन जो भी निर्देश दे रहा है उसका पालन कीजिए। अब देखते हैं हम लोग जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कहाँ देखे थे, जैसे हैजा बैक्टीरिया से, तो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से हैजा। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। क्षय रोग तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कोढ़ तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। टिटनस तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होता है। टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। काली खांसी बार्डिटेला परट्यूसिस से होता है। न्यूमोनिया तो डिप्लोकोकल न्यूमोनी से होता है। गोनेरिया तो निसेरिया गोनेरियाई से होता है। सिफिलिस तो ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम से होता है। सुजाक तो गोनोकोकस गोनेरियाई से होता है। सिफिलिस, गोनेरिया, न्यूमोनिया, काली खांसी सब बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। टिक्का रोग किसमें, तो मूंगफली में। हाइड्रोफोबिकिया तो यीस्ट से उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिकिया यीस्ट से। खसरा तो वायरस से होता है। खसरा तो वायरस से होगा करे। जंतु में देखिए, फुट एंड माउथ रोग हम बताए थे कि वायरस से, और खाली कहेगा एथलीट फुट रोग तो कवक से। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कार्टिकोलस। खैरा रोग जस्ता की कमी से। चाय में लाल रस्ट रोग हरा शैवाल से। नींबू के क्रैंकर रोग जीवाणु से। पचा हुआ भोजन में विषैले पदार्थ को अंग चूषण कौन करता है, तो यकृत करता है।
काला जार का संचार तो इस सिक्टा मक्खी के कारण। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका, तो डीपीटी का टीका। आनुवांशिकी के जनक तो मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक तो लुईस पास्चर। माइक्रो जैविकी, हाँ माइक्रो सूक्ष्म जैविकी लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। और जीवाणु जनक के रॉबर्ट कोच। हर जगह रॉबर्ट कोच दी थे यार। अब प्रोटोजोवा से होने वाला रोग देख लीजिए। इसमें मलेरिया है, अमीबियासिस है, काला जार, पायरिया, सोने की बीमारी, सब है। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से। अमीबियासिस होता है एंट अमीबा सिम्लैक्स से। काला जार होता है लिस्मैनिया से, बालू मक्खी के काटने से। पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजेवेलिस से। और सोने की बीमारी होता है ट्रिपैनोसोमा से। ये देख लीजिए। न्यूमोकोनियोसिस, ये कोयला के खान उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। कृमि जनित रोग तो ये फाइलेरियासिस, ये वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई या बुर्गिया तिमोरी या टिनियासिस रोग होता है जो सोलियम टीनिया सोलियम से। एस्कोरियासिस होता है जो एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडिस से। कवक से होने वाला देख लीजिए। तो एथलीट फुट रोग ये ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम से। खाज रोग एस्केरस स्केबिज से। दाद रोग तो ट्राइकोफाइडम एपिडर्मोफाइटोन से। यही हो गया आपका इतना बीमारी, इतना रोग। अब पौधा में कौन कौन रोग होता है इससे देख लीजिए। जैसे मतलब पौधा में भी होता है, कुछ कवक से, कुछ वायरस से, कुछ अजैविक से। तो कवक से सबसे ज़्यादा होता है। आलू में विलंबित अंगमारी रोग होता है। ई नहीं इतना याद कीजिए भैया, जिसको होना होगा वो मतलब पढ़ लीजिएगा, एगो मतलब पॉज करके इतना टाइम देते हैं। लेकिन कौन कौन सा रोग देखिए। आलू में विलंबित अंगमारी रोग कवक से। पूर्व अंगमारी भी आलू में। टिक्का रोग मूंगफली में। लाल विलगन रोग ये कवक से गन्ना में। काला कीट रोग गेहूं में कवक से। सल्थकंड रोग ये भी कवक से गेहूं में। चूर्ण आसिता रोग ये भी गेहूं में। सफ़ेद कीट रोग ये क्रूसीफेरा में कवक से। बाजरा में मुर्दो मेरोल आसिता ये भी कवक से। क्रूसीफेर मिर्दुरोमिल आसिता ये भी कवक से। इरगॉट रोग ये भी कवक से, इरगॉट बाजरा में। वार्ट रोग वार्ट आलू में ये भी कवक से। ग्रीन ईयर रोग ये भी कवक से, बाजरा में ग्रीन ईयर रोग होता है। इरगॉट रोग राई में भी होता है, यानी इरगॉट बाजरा में भी, और राई मतलब होता है कि सरसों, उसमें भी। ब्राउन लीफ ऑफ राइस में, स्पॉट ऑफ लाइस यानी चावल में। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले। तो जैसे देखिए साइथिल रोग ये भी आलू में होता है लेकिन ये बैक्टीरिया से होता है। अंगमारी रोग बैक्टीरिया से होता है धान में। कैंकर रोग बैक्टीरिया से होता है नींबू में। टुंडू रोग गेहूं में बैक्टीरिया से होता है गेहूं में। एंगुलर लीफ कॉटन यानी कपास में होता है, तो ये भी बैक्टीरिया से। यहाँ देख लीजिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफॉन्सियासिस ये होता है मतलब सेब, गुलाब और टमाटर का क्राउन गाल रोग बैक्टीरिया से। आलू का स्कैब रोग बैक्टीरिया से। सैथिल रोग तंबाकू में बैक्टीरिया से, और सैथिल रोग टमाटर में भी बैक्टीरिया से। यहाँ छूट गया था वायरस वाला। तंबाकू में होता है मोजैक वायरस। एरा में नम्मो में भी वायरस रहेगा, देखिए वायरस 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 वायरस। आलू का मोजैक वायरस, बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस, फूलगोभी का मोजैक वायरस, और लाल पत्ती रोग गाजर में ये भी वायरस। अब हम लोग देखेंगे अजैविक पादप रोग। जैसे हाँ नींबू में अब अजैविक मतलब हो गया ना कि उसको कुछ की कमी हो गया, जैसे कोई तत्व की कमी हो गया उसके कारण हो गया। तो देखिए नींबू में डाइबैक रोग कॉपर की कमी से, तांबा की कमी से। आंवला में आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से। आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। फूलगोभी में विप टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हॉट रोग बोरॉन की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग O2 के भंडारण में कमी हो जाता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग तो बोरोन की कमी से। अब हम लोग देखेंगे विविध। इसके बाद आपका ये पूरा बायोलॉजी का चैप्टर ख़त्म हो गया मात्र 1.5 घंटा में। चलिए देख लेते हैं इसको भी। अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है, तो ग्रेगरी जोहान मेंडल। एजोला उर्वरक है, जैव उर्वरक है, क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है, इसीलिए इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं।
नीलहरित शैवाल का भी करते हैं। अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। एजोला ये जलीय फर्न है या जैविक उर्वरक भी कह सकते हैं। सोयाबीन जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग करता है? राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग करता है। सोयाबीन की अगर आप खेती करते हैं तो आप में ये बैक्टीरिया उस खेत में रहेगा। फिर मेंडल अपने चीर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए मटर के पौधा को चुना था। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक ये अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। डीएनए में वो टायरोसिन है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। टायरोसिन पूछ सकता है कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। जैव उर्वरक इस साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीव का प्रयोग करता है। साइनोबैक्टीरिया के रूप में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में। आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतान में जाता है? तो क्रोमोसोम गुणसूत्र के माध्यम से। अगर बाप वाला लक्षण बेटा में या माता जी वाला लक्षण, बाप बोल दिए और माता जी कह रहे हैं, माता का हमेशा रेस्पेक्ट होना चाहिए यार। बाप भी सही है, पिताजी बोलिए। तो उसका जो जाता है वो क्रोमोसोम के कारण जाता है, गुणसूत्र के कारण। पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि जो एक विशेष हार्मोन का स्राव करती है? आयोडीन ये थायराइड ग्रंथि। इसमें ग्वाइटर रोग होता है। बीच बीच में देखिए ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि आप सुनते सुनते आप कहीं और खो गए हैं, तो ये सब बात को जब हम बोलते हैं तो आप मेरे वीडियो पे फिर से आपका ध्यान अट्रैक्शन आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, आगे चलिए। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपाचक के 3 प्रमुख गुण हैं। आहार, श्वसन और संश्लेषण। स्वेद वाष्पन की क्रिया ये ऊष्मा शोषक क्रिया है। कोलेस्ट्रॉल ये जंतु में वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। आगे क्या क्या बचा? ये कार्बन डेटिंग प्रयोग ये जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, प्रथम डायनासोरियम केंद्र कहाँ बनाया गया है? सोच लीजिए, हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य लाभदायक है। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होता है। असंतृप्त वसा फायदेमंद है यार। आगे चलिए, इसमें है गति प्रेरक के कार्य, यानी हृदय स्पंदन धड़कने को मतलब समंजन, हृदय को धड़कन को समंजन है। फेरोमोन्स ये कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन ये लेमिनेरिया शैवाल से मिलेगा। ट्रैकोमा बीमारी ये आँख में। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। गुर्दे की पथरी किनके कारण तोड़ना? तो लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए टोमोग्राफी के लिए एक्स किरण याद रखिएगा। आंतरिक भाग का अगर जांच करवाते हैं ना तो टोमोग्राफी होता है, तो उसमें एक्स किरण का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, स्थानीय वनस्पति को अगर संग्रह कर रहे हैं तो हर्बेरियम, ये सब याद रखिएगा। आगे यहाँ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो विज्ञान क्षेत्र में देते हैं। क्लोरोफिल इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम सिल्क ये रेयॉन के नाम से जानते हैं। 2,4-D ये शाकनाशी के रूप में। एक परजीवी से दूसरे परजीवी पर आश्रित होने की स्थिति इस सब पैराटिज्म कहलाता है। आँख की सुग्राहकता पीला और हरा रंग से अधिक होता है। हाँ, पीला हरा से ना, मतलब आँख की सुग्राहकता पीला और हरा के लिए मतलब ज़्यादा होता है, ये बोल रहा है। अब आगे देख लेते हैं। P2,4-D शाकनाशी था भैया, याद रखिएगा। यहाँ ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे जो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे थे। कब? 1859 में, ऊपर पढ़ाए हैं, अब भूल नहीं जाइएगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग? जैट्रोफा या रतनजोत का। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का संदर्भ में मतलब जैव ईंधन इथेनॉल जो है वो गन्ना और मक्का से। इथेनॉल हम लोग बना सकते हैं केतारी के मतलब जो रस होता है उससे, अथी से, फिर मक्का से भी। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा के। वाइट लेग हॉर्न रोग ये कुक्कुट का है। दीमक ये श्वेत चींटी के नाम से जानते हैं। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी ये भोपाल में अवस्थित है। नेको नामक संस्था एड्स से रिलेटेड है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO।
CIRD, नहीं CDRI है यार, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। नेको नामक एक संस्था है यार, एड्स एक फुल फॉर्म में है, एन से NACO, तो नेको एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स से था। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, ये भोपाल में है। कुछ कुछ हम भी भूल जाते हैं। चलिए, दीमक, श्वेत चिट्टी, ऐसे तो सब याद हो जा रहा है। आगे देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। हाँ, आगे देखते हैं। ऑक्जेनोमीटर, ये पौधा की वृद्धि दर मापता है। पहला दांत चिकित्सा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी दांत वाला, तो पादप के लिए ये कोलकाता में खोला गया था। प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय, तो पादप का लिए लिख दिया है, पौधा के लिए कोलकाता। भ्रूणीय वृद्धि मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स की तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये जो पेट में बच्चा पल रहा है, देखिए ये सब बात बोलेंगे तो आप लोग ज़्यादा मतलब हाँ कुछ बोल रहा है, चलिए सुनिए। तो वही भ्रूणीय वृद्धि के लिए जो है, मतलब पेट में जब बच्चा पलता है तो वो भ्रूण जब वृद्धि करता है तो उसको अल्ट्रासोनिक्स करते हैं, और उसी को हम लोग उसी तकनीक का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि हाँ वृद्धि हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ। हेरोइन या नोस्कापिन, ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों में नर्तक से पहचानते हैं। टमाटर के बीज रहित फल जो हैं वो पुष्पों के हार्मोन के छिड़काव से संभव है। बीज रहित फल, उसमें बीज नहीं मिलेगा, ऐसा फल भी मिल जाएगा। पॉली हाउस, ये पौधा को उगाने के लिए, पॉली हाउस का प्रयोग पौधा को उगाने के लिए किया जाता है। अब ये देख लीजिए, मधुमक्खी की भाषा के पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि मधुमक्खी के भाषा भी कोई पहचान सकता है। देखिए भाई साहब को कार्ल वान फ्रिस्क हैं, 1973 में ही पहचान गए कि मधुमक्खी क्या बोल रही है। अंगोरा ऊन, ये खरगोश से रिलेटेड है। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधे के तने में जो पानी की सक्रियता है तो उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उच्च वर्गीय पौधों में जीवित उत्तक जैव पोषक जो है वो फ्लोएम होता है। यानी उच्च वर्गीय पौधा में जीवित उत्तक जो जैव पोषक जो वाहक होता है, जो ले जाता है, वो वह फ्लोएम होता है। अंगोरा उन खरगोश से, और वान फ्रिस्क थे मधुमक्खी की भाषा पहचाने थे 1973 में। पेसमेकर, ये SA नोड से संबंधित है। इसको कहते हैं सीनो, मतलब सीनू ऑरिकल नोड्स बोलते हैं। ये अगर नहीं होगा ना तो हृदय नहीं धड़केगा, याद रखिए। शीतल पेयों में किस पदार्थ की मात्रा, तो कैफीन की मात्रा। डॉक्टरों के मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। हरगोविंद खुराना, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। जेनेटिक कोड की व्याख्या, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे पहले DNA संश्लेषण ये हरगोविंद खुराना किए हैं। स्वान जो उपजाति है तो ये उपजाति भौंकने में असमर्थ है, बताइए, ये डिंगो में आता है। स्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति, ओहो हाँ, स्वान एगो कुत्ता के जाति है, उसमें एगो डिंगो, स्वान उपजाति में एगो डिंगो जाति होता है, उपजाति, वो भौंकता नहीं है। सोचिए तो कैसन कुत्ता है भौंकेगा नहीं। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प तो किंग कोबरा। बीज के प्रकर्णन से सेंसर विधि में किस पादप में पाया जाता है, तो पोस्ता। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पोस्ता में मिल जाएगा आपको। ऊँट के कुब्बड़ में वसा संग्रह के लिए प्रयोग करता है। जार्विक 7, ये कृत्रिम हृदय था, तो इसका आविष्कार सबसे पहले रॉबर्ट जार्विक ने किया था, अपन नाम पर रख दिया। अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जानते हैं। एजेंट ऑरेंज का उपयोग हुआ था अमेरिका और वियतनाम युद्ध में। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित करेंगे, तो करेंगे उसके तने में वलय की संख्या को गिन करके। आगे देखिए, एक और लास्ट हो गया ये। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत उन पौधों को रखेंगे जो जिसके बीज जो है वो नग्न होते हैं, उनको रखेंगे। इसी के साथ आपका पूरा ये बायोलॉजी का, अरे यार एक पेज और है, यहाँ देख लीजिए, ये है, चलिए देख लेते हैं यार कार्बनिक पदार्थों में कौन सी एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में सेलुलोज हो गया। बिना निषेचन के अंडा को अनिषेच जनन।
धान के पौधे उगाने का डापांग विधि जो है वो फिलीपींस में विकसित हुआ है। फिलीपींस में बहुत ज़्यादा धान का उन्नत किस्म रहता है। डापांग विधि फिलीपींस में। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को ट्रांसप्लांट? कॉर्निया को। दक्षिण अफ्रीका में जो क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं उनके द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म जया है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कौन सा जीव है जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है, यानी पित्ताशय? चूहा में नहीं होता है, याद रखिएगा, चूहा में गॉल ब्लैडर नहीं होता है। आगे देख लीजिए, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ नीम है। फिर यहाँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। रक्तदाब नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सा औषधि? हाँ, कैंसर के उपचार के लिए तो इंटरफेरॉन बोलवे किए हैं। प्रतिजन तो एंटीबॉडी को उत्प्रेरित करता है। एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु के तापक्रम वेटनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। लोही किस जंतु पादप की नस्ल है? तो ये भेड़ का नस्ल है। लोही नस्ल जो है वो भेड़ का है। केसर ये पौधा के वतिकाग्र से प्राप्त होता है। बिट्टी बैगन तो ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय के उच्च दूध उत्पादक होल्स्टाइन, यानी बहुत ज़्यादा दूध देता है। गाय के होल्स्टाइन एगो प्रजाति है से। हरित क्रांति का मेन फसल तो मैक्सिकन गेहूँ। गेहूँ में ज़्यादा विकास हुआ था। अब ये आपका पढ़ लेंगे तब खत्म हो जाएगा यार। चलिए, आविष्कारक है जैसे विटामिन के खोज कौन किया? फांक। विटामिन ए के मैकुलन, बी के भी मैकुलन, सी के होल्कर, डी के हॉपकिंस, सल्फा ड्रग्स का डॉगमैक, गेरहर्ड डॉगमैक, स्ट्रेप्टोमाइसिन का वैक्समैन, सेल्मन वैक्समैन अब्राहम, हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड, होम्योपैथी का हैनीमैन, मलेरिया परजीवी के रोनाल्ड रॉस, पेचिस ऑफ प्लेग के कीटा जाटो, लिंग हार्मोन के अस्टेनॉच, ओपन हार्ट सर्जरी के वाल्टर लिलेहल, गर्भ निरोधक गोली के पिनकस। आगे देखिए यहाँ, परखनली शिशु के एडवर्ड्स और स्ट्रेप्टो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के विलियम एंथोवेन, एंटीजन के लैंड स्टेनर, आरएनए के फ्रेडरिक मिस्चर, डीएनए के जेम्स वाटसन क्रेक, इंसुलिन के फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग, क्लोरोफॉर्म के हैरिसन सिम्पसन, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टेरामाइसिन फिनले, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पोलियो वैक्सीन जॉन इसाल्क, बीसीजी कालमेट और ग्यूरिन, बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक, रक्त समूह के कार्ल लैंडस्टीनर। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, धान की फसल में नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसी के साथ आपका पूरा एनसीईआरटी का ये बायोलॉजी का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। एक भी बार नहीं बोले हैं कि हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि ताकि आगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।